गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी घर पे हेल्दी एवं स्वस्थ होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हम लोगों ने जो हमारा भूगोल विषय है उसका जो ए पार्ट मानव भूगोल है उसका फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल विषय क्षेत्र एवं प्रकृति, ये वाला जो फर्स्ट लेसन था इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की और इसमें हम लोगों ने समझा कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली कि मानव व प्रकृति का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल है। हम लोगों ने इसमें बात की कि मानव भूगोल आखिर है क्या। तो मानव भूगोल मानव और प्रकृति का संश्लेषित अध्ययन है। इसमें हम मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये बात हम लोगों ने इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी बात की कि इसमें हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी थी। उसमें से एक परिभाषा थी रेटजेल महोदय की। इनको आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ये एक नंबर के प्रश्न के रूप में आपके आ सकता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल महोदय। रेटजेल महोदय को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी? परिभाषा आप सभी इसको नोट डाउन करते हुए चले कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। किसमें बंद करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में। रेटजेल महोदय ने अपनी जो बुक थी एंथ्रोपोजोग्राफी उसमें इसकी परिभाषा लिखी। क्या लिखी? कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का क्या है? अध्ययन है। कि मानव भूगोल में समाज और धरातल के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। मानव समाजों एवं धरातल के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार? रेटजेल महोदय की परिभाषा के अनुसार। दूसरी परिभाषा हम लोग इसमें देखते हैं कुमारी सैमुअल की। दूसरी परिभाषा देखते हैं कुमारी सैमुअल की। मानव भूगोल की परिभाषा नंबर 2 कुमारी सैमुअल या सैमुअल। ये जो रेटजेल महोदय थे की शिष्या थी। रेटजेल महोदय की क्या थी? शिष्या थी। ये मानव भूगोल के संबंध में क्या लिखती है? परिभाषा है। देखो इनकी परिभाषा। मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी कैसी बताई इन्होंने?
अस्थायी पृथ्वी बताइए कि मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक एवं परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। कुमारी सैंपल क्या कहती है कि मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक एवं परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। मानव को क्या बताया इसने, चंचल बताया। मानव को कैसा बताया, चंचल बताया। मानव चंचल कैसे है, क्योंकि जो मानव का मन है वह क्षण क्षण में कहीं पर भी जा सकता है। क्योंकि मानव कल्पना करता है। मानव क्या करता है, कल्पना करता है। थोड़ी सी देर में ही वो हो सकता है कहीं भ्रमण करने चले जाए, थोड़ी देर में हो सकता है कहीं चिंतन मनन करने लग जाए। तो मानव कैसा है, चंचल है। एवं हमारी पृथ्वी को कैसे बताया, अस्थायी बताया। पृथ्वी को कैसे बताया, अस्थायी बताया। और क्या बताया, परिवर्तनशील बताया। क्या बताया, परिवर्तनशील बताया। हमारी पृथ्वी का शाश्वत सत्य है, हमारी पृथ्वी का शाश्वत नियम है क्या, परिवर्तनशील। यानी हमारी पृथ्वी में हर वक्त हर समय परिवर्तन होता रहता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। कोई भी पर्वत पहाड़ हमारे को दिखाई देता है ना, तो हम देखते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। कोई पत्थर होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये तो निर्जीव है, इसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं है, ये तो एक जगह स्थिर है। हो सकता है कि थोड़ी देर में कोई खेलता हुआ आए और उसके पैर से ठोकर मार के आगे कर दे, तो उसमें भी तो परिवर्तन हो गया ना, उसने भी तो अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया ना। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसा कोई तत्व या ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो वैसे ही हमारी जो सैंपल थी रेस्टेल मोदे की शिष्या, इन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी। क्या दी कि मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक का मतलब होता है दोनों के अंतर संबंध। पारस्परिक का मतलब क्या होता है, दोनों के अंतर संबंध एवं परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। क्या है अध्ययन, मानव भूगोल है। क्या है, मानव भूगोल है। पहली परिभाषा हुई किसकी, रेटजेल-मोदे की, और दूसरी परिभाषा हमारी किसकी हो गई, कुमारी सैंपल या सैंपल की, जो कि किसकी शिष्या थी, रेटजेल-मोदे की शिष्या थी। तीसरी परिभाषा देखते हैं हम मानव भूगोल की, वो है विडाल डी ब्लांस। परिभाषा किसकी है, विडाल डी ब्लांस की परिभाषा है। परिभाषा नंबर 3, विडाल डी ला ब्लांस। परिभाषा किसकी है तीसरी, विडाल डी ला ब्लांस। ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी, क्या कहते हैं, मानव भूगोल पृथ्वी, क्या कहते हैं, मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। क्या कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार
देता है जिसमें जो हमारी पृथ्वी है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य, देखते हैं आगे देखते हैं, पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है। इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे इसको भी। विडाल डी ब्लांस के अनुसार, विडाल डी ब्लांस ने संभववाद जो संकल्पना थी उसकी नींव रखी थी। किसकी? आगे पढ़ेंगे ये हम लोग, ये तो आपको पहले बता रहा हूं कि विडाल डी ब्लांस ने संभववाद जो संकल्पना थी उसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। और विडाल डी ब्लांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को क्या दे रहा है, दोनों के बीच जो संबंध है उनको क्या दे रहा है? एक नया विचार देता है। क्या देता है? एक नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, पृथ्वी को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं? भौतिक नियम। तथा पृथ्वी पर निवास कौन करते हैं? जीव। जीव में सभी आ गए, क्योंकि जिन सब में जीव पाया जाता है वे सब किस में निवास करते हैं? जैवमंडल में। किस में निवास करते हैं? जैवमंडल में। और जैवमंडल का निर्माण किस किस से होता है? जैवमंडल का निर्माण होता है वायुमंडल, दूसरा धरातल और तीसरा क्या है? जल। इन तीनों के मिलने से जो मंडल बनता है उसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल। तो जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का क्या है? अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है। ये कौन सी परिभाषा थी? हमारी तीसरी परिभाषा थी। अब चौथी परिभाषा देखते हैं। आप सभी ठीक बैठे हैं ना? सभी अच्छी तरह? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर, जो कि है डिकेन एवं पिट्स के अनुसार। डिकेन एवं पिट्स के अनुसार देखते हैं किसके अनुसार देखेंगे? डिकेन एवं पिट्स के अनुसार चौथी परिभाषा है। डिकेन एवं पिट्स के अनुसार बहुत ही इजी परिभाषा है, बहुत ही इजी परिभाषा है। 4-5 शब्दों की परिभाषा है। इसकी जैसी परिभाषा आप लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी। देखते हैं क्या परिभाषा है। मानव एवं उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। बहुत ही इजी परिभाषा है। क्या है कि मानव भूगोल में मानव एवं उसके कार्यों को क्या किया गया है?
समाविष्ट किया गया है, या हम कहें कि सम्मिलित किया गया है। क्या कहें? सम्मिलित किया गया है। कितनी परिभाषाएं पढ़ी हम लोगों ने? 4 परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा किसकी थी? कौन बताएगा? अच्छा, राहुल जी वैसे बताएंगे। पहली परिभाषा किसकी थी? रेटजेल महोदय की। किसकी थी? रेटजेल महोदय की। दूसरी परिभाषा बताएंगे कौन? अच्छा, आप बता रहे हो। दूसरी परिभाषा थी कुमारी सैंपल की या सैंपल की। तीसरी परिभाषा किसकी थी? ये कौन बताएगा? ये आगे वीडियो में से बताएंगे, जो बैठी है ना ऑनलाइन, उनमें से। अच्छा, तीसरी परिभाषा थी विडाल डी ब्लांस की। बहुत ही अच्छी परिभाषा थी, जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंट में देखी थी। और चौथी परिभाषा किसकी थी? ये जो ऑनलाइन भैया बैठे हैं ना, इनमें से कोई भैया बताएगा। अच्छा, आप बता रहे हो। चौथी परिभाषा थी डिकेन एवं पिट्स की, जो कि बहुत ही इजी परिभाषा थी कि मानव एवं उसके कार्यों को क्या किया गया है? इसमें समाविष्ट किया गया है। ये 4 परिभाषाएं हैं बोर्ड में, इनमें से एक परिभाषा आती है। कितने नंबर में आती है? 2 नंबर में। कितने नंबर में आती है? 2 नंबर की परिभाषा आती है। चारों में से एक या इनके बारे में पूछे, परिभाषा देके विद्वान का नाम पूछ लिया जाता है, या विद्वान का नाम देके क्या पूछ ली जाती है? परिभाषा पूछ ली जाती है। अब हम आगे चलते हैं पाठ में। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसके क्षेत्र। आगे हमारा पॉइंट क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसके क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। नेक्स्ट बिंदु क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। देखिए, क्षेत्र देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र है जनसंख्या। पहला क्षेत्र क्या है? जनसंख्या। दूसरा क्षेत्र है प्रदेश। दूसरा क्षेत्र क्या है? प्रदेश है। तीसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? तीसरा क्षेत्र है कालिक अनुकर्म। कालिक अनुकर्म। चौथा क्षेत्र है भौतिक प्रदेश हो ही गए थे हमारे। प्रदेश, भौतिक, जनसंख्या, प्रदेश और संबंध। पांचवा क्षेत्र कौन सा है? सॉरी, चौथा कौन सा है? संबंध। कौन सा है? संबंध है कि मानव भूगोल का इन क्षेत्रों से संबंध कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या। आगे इन सब में पढ़ेंगे हम लोग। जनसंख्या में देखते हैं अधिवास व प्रवास एवं 2 ही आते हैं वितरण। तीसरा क्या है? वितरण है। अधिवास देखते हैं। अधिवास का मतलब होता है निवास करने वाला स्थान। अधिवास का मतलब क्या होता है? निवास करने वाला स्थान। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाना। वितरण का मतलब होता है कि हमारी जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। वितरण का मतलब क्या होता है, हमारी जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। तो हमारी जनसंख्या का वितरण कैसा है, हमारी जनसंख्या का वितरण है असमान। कैसा वितरण है हमारी जनसंख्या का, असमान वितरण है। असमान वितरण होने के पीछे कारण क्या है, असमान वितरण होने के पीछे कारण है धरातल का भी असमान होना, भी असमान होना। किस प्रकार से, क्या हमारा धरातल सभी जगह एक समान है, नहीं है। कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे पठारी भाग है, तो कहीं पे पहाड़ियों वाले क्षेत्र है, तो कहीं पे पर्वत है, तो कहीं पे पठार है। तो हमारा जब धरातल ही समान नहीं है तो हमारा जनसंख्या का वितरण कैसे समान होगा, कभी नहीं हो सकता ना। क्योंकि जनसंख्या वितरित समान रूप से कब होगी, जब धरातल वितरित समान रूप से होगा। क्योंकि हमारी जो ये प्रकृति है इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संसाधन पाए जाते हैं। और संसाधनों का वितरण भी कैसा है, संसाधनों का वितरण भी कैसा है, असमान है या नहीं है ना। कैसे है देखो, क्या हमारी इस पृथ्वी पर पेट्रोल सभी जगह समान रूप से पाया जाता है, यस या नो, नो। क्या हमारी पृथ्वी पे खनिज सभी जगह एक समान पाए जाते हैं, यस या नो, ये भी सीधा सा है, नो। क्या सभी जगह सोना समान रूप से पाया जाता है, क्या सभी जगह चांदी समान रूप से पाई जाती है, क्या सभी जगह जल समान रूप से पाया जाता है, क्या सभी जगह जो हमारी जलोढ़ मृदा है वो समान रूप से पाई जाती है, नहीं। तो जब हमारे संसाधन समान रूप से नहीं है, हमारे धरातल का वितरण समान रूप से नहीं है, तो हमारी जनसंख्या का वितरण समान रूप से कैसे होगा। तो हमारी जनसंख्या भी कैसे बिखरी हुई है, असमान रूप से। कैसे बिखरी हुई है, असमान रूप से। तो आगे देखते हैं प्रदेश। क्या देखते हैं, प्रदेश। क्या हम देख रहे हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। क्या देख रहे हैं, मानव भूगोल के क्षेत्र की मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों में हमारा खुद का कार्य करता है। तो प्रदेश की बात देखते हैं। हमारे भारत को भी लगभग 6 प्रदेशों में बांटा गया है, हमारे राजस्थान को भी इतने ही प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए कैसे प्रदेश, तो प्रदेशों में जनसंख्या कैसी करेगी, असमान रूप से निवास करेगी। प्रदेश देखते हैं, देखिए भारत के देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को याद नहीं है, आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा ना। पहला कौन सा है, अच्छा भैयाओं में से बता रहे हैं, अच्छा उत्तर का हिमालय, वेरी गुड। या इसको हम महान हिमालय के नाम से, सॉरी हिमालय ही रखेंगे, उत्तर का हिमालय। दूसरा, या हिमालय भी बोल सकते हैं, महान हिमालय भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, उत्तर का मैदान या गंगा सतलज का मैदान, वेरी गुड। तीसरा कौन सा है, महान मरुस्थलीय भाग। चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, चौथा बताइए फटाफट, बताइए 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 बताइए। तटीय भाग। पांचवा कौन सा है, द्वीप। और छठा कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। कितने भाग हुए, 6 भाग हुए। प्रदेश, भौतिक प्रदेश जिसे कहते हैं, उसमें भी हमारे कितने भाग आते हैं, 6 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं, 6 भाग आते हैं। अब आगे देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण। एक पॉइंट रह गया था ना इसमें, सांस्कृतिक वातावरण।
यहां जोड़ लेते हैं। सांस्कृतिक वातावरण। फिर प्रदेशों से संबंध। जब मनुष्य क्या करता है? प्रवास करता है। क्या करता है? प्रवास करता है। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। क्यों जाएगा? रोजगार के लिए जा सकता है, स्थान परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है ना? कर सकता है ना? रोजगार के लिए जा सकता है, दूसरे स्थान पे जाता है। कैसे जाता है? एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। प्रवासी भी कहलाते हैं ना ये, NRI जिसको बोलते हो आप लोग। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो क्या उसके संबंधों में फर्क पड़ता है? यस, पड़ता है। दूसरे लोगों से संबंध होते हैं ना उसके। अपने क्षेत्र को छोड़ के जब दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहां के लोग हैं, उनके संबंध में वो आएगा तो उनकी जैसी भाषा, पहनावा होता है। भाषा में तो अंतर आ ही जाता है। अरे अपन लोग जाते हैं, कभी नाना जी के चले जाते हैं, मामा जी के चले, जैसे दौसा की तरफ चले गए अपन लोग, तो 2-3 महीने में जब लौट के आता है तो वहां की भाषा का असर हमारी भाषा के ऊपर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाता है। और पहनावा, जैसे भाई यहाँ से कोई, हमारे गांव से कोई भैया अमेरिका चला गया और वहां जाके जब वापस आता है तो ऐसे सूट बूटेड होके आता है, तो वहां की सभ्यता का असर आ रहा है ना उसके अंदर, तो पहनावा भी चेंज हो जाता है। खान पान, खान पान, वो यहाँ आके अपन लोगों को बताता है, अरे यार मैं तो वहां पिज्जा खाया, बर्गर खाया, यहाँ क्या है? रोटी और सब्जी। तो खान पान में भी असर आता है। कैसे? जब दूसरे प्रदेशों में मानव जाता है। आगे देखते हैं इसको। सब ठीक बैठे हो? ओके। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट बिंदु है अपना विकास। क्या है? विकास का क्रम, विकास का क्रम। इसमें देखो, विकास का जो क्रम है वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरण। वो सभी को आते हैं, इतिहास वाले तो जानते ही जानते हैं इसमें कैसे कैसे 3 चरण कौन कौन से। बोलो भाई, 10वीं तक पढ़े हो तुम लोग भी, इको वाले भी, इको वाले भी जानेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री वालों को ही पता होगा कि विकास के क्रम कौन कौन से हैं। तो पहला प्राचीन काल, दूसरा, बताओ भाई भैयाओ फटाफट, दीदियों आप भी बताओ, सभी बैठे हो क्लास में, ऑनलाइन क्लास चल रही है ना अपनी। अच्छा, मध्यकाल, वेरी गुड। और तीसरा तो सबको ही पता है, तीसरा तो सबको ही पता है, तीसरे का नाम आता है आधुनिक काल। कितने हो गए? 3 हो गए। पहला कौन सा? प्राचीन काल। तो दूसरा कौन सा? मध्यकाल। और तीसरा कौन सा? आधुनिक काल। इनके साथ 3 वर्ड और जोड़ता हूं मैं। कितने वर्ड? 3 वर्ड। पहला निश्चयवाद। पहला कौन सा जोड़ा? निश्चयवाद। दूसरा जोड़ूंगा संभववाद। और तीसरा जोड़ूंगा नव निश्चयवाद। ओके ना? कितने वर्ड जोड़े मैंने? 3 जोड़े। पहले का क्या नाम है? पहले का नाम है निश्चयवाद। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है संभववाद। और तीसरे का क्या नाम है? नवनिश्चयवाद। तीसरे का क्या नाम है? नवनिश्चयवाद। अब देखो, इनके कुछ उपनाम है, वो भी साथ में लिखता हूं। निश्चयवाद, इसको बोलते हैं नियतिवाद। आता है प्रश्न, प्रश्न बोर्ड में आता है, इनके ऊपर भी पूछ सकता है 1 नंबर का प्रश्न। नियतिवाद ओब्लिक पर्यावरणीयवाद।
कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, निश्चयवाद, नियतिवाद और पर्यावरणीयवाद। ये संभववाद अकेला ही है, इसको मानवीयवाद भी कहा जाता है। नवनियतिवाद कौन सा आ गया? नवनियतिवाद को निश्चयवाद को नवनियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं प्राचीन काल। दोनों में एक ही चीज है, मैं बोलता चलता हूं, आप सुनते जाओ और फिर इसके जब मैं नोट्स भेजूंगा ना तो अभी भी नोट डाउन करेंगे, तो कुछ चीज छूट जाती है तो आप उनको नोट्स में से क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। पहला देखते हैं प्राचीन काल। पहला क्या देखते हैं? प्राचीन काल। बताओ, जो प्राचीन काल था उसमें लोग कैसे थे? प्राचीन काल में लोग कैसे थे? जरा थोड़ा सा अपन लोग विजुअलाइज करेंगे कि प्राचीन काल में लोग कैसे थे। तो प्राचीन काल में लोग थे प्रकृति पूजक। कैसे लोग थे? प्रकृति पूजक थे। सभी लोग प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानते थे। कभी सोचो कि बारिश नहीं हुई तो लोग कैसे क्या कमेंट्स करते थे कि इंद्रदेव नाराज हो गए इसलिए बारिश नहीं हुई। वो लोग भूगोल नहीं समझते थे कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्रवाहित होती है और हवाओं के द्वारा ही क्या होती है? बारिश होती है। कैसे? कि समुद्र में वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने के बाद में जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, संघनन की प्रक्रिया होगी, फिर बादल बनेंगे और फिर बादल बनने के बाद में हवाएं बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित करती है और फिर हवाओं का जब टकराव होता है ना तो बारिश हो जाती है। लेकिन प्राचीन समय के लोग क्या कहते थे? इंद्रदेव नाराज हो गए इसलिए बारिश नहीं हो रही। क्यों कहते थे ऐसा इसलिए कहते थे ना कि वो कैसे थे? प्रकृति पूजक थे। कैसे थे? प्रकृति पूजक थे। सब कुछ प्रकृति को ही मानते थे। सब कुछ किसको मानते थे? प्रकृति को मानते थे। यानी प्रकृति पर पूर्ण रूप से उनका क्या था? विश्वास था। क्या था? विश्वास था। दूसरा है मध्यकाल। इसमें कुछ छूट रहा है क्या? मैं देखता हूं। हाँ, इन लोगों ने सब कुछ किसको मान रखा था? प्रकृति को मान रखा था। सर्वे सर्वा थी। इसमें सर्वे सर्वा कौन थी? सर्वा प्रकृति। दूसरा काल आता है मध्यकाल, जिसको संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। संभववाद में क्या? प्रकृति के अंदर संभावनाएं खोजना और अपने विकास के रथ को आगे बढ़ाना। इसके जो प्रेरणेता थे, जिसने नींव रखी थी ना इसकी, मैंने इधर पहले एक लिखा था कि इसने इसकी नींव रखी थी। कौन बताएगा? अच्छा आप बता रहे हो। अच्छा, नाम है उनका वीडाल डी ला ब्लांस। इन्होंने किसकी नींव रखी? संभववाद की नींव रखी। एक अपन वो गीत सुनते हैं ना, अपने स्कूल में चलता है, कौन से वाला? मैं जो चाहूं पर्वत पहाड़ों को फोड़ दूं, मैं जो चाहूं नदियों के मुख को भी मोड़ दूं, अमर तेरे प्राण। ये चलता है ना कि मैं जो चाहूं जो कर सकता हूं। मैं कौन? मैं कौन? मैं मानव। मैं कौन? मानव। यानी मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। ये संकल्पना कब आई? मध्यकाल में आई। कौन से काल में आई? मध्यकाल में आई। और मानव ने मैं यानी मानव, इसने अनेकों क्या कर दिए? क्या कर दिए? आविष्कार कर दिए। क्या किए? आविष्कार किए। और हमारे जितने भी वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्षों की अंधाधुंध क्या की? कटाई की। किनकी? वृक्षों की। किसमें संभावनाएं खोज रहा है मानव? मानव संभावनाएं किसमें खोज रहा है? मानव संभावनाएं खोज रहा है किसमें? प्रकृति में। किसमें खोज रहा है?
प्रकृति में संभावनाएं खोज रहा है। कौन से काल में? मध्यकाल में। काल में एक वर्ड और जोड़ा है मैंने, कौन सा? संभववाद। क्या जोड़ा? संभववाद। यानी इस संभववाद का जो काल है, इसमें सर्वे सर्वा कौन हो गया? इसमें सर्वे सर्वा हो गया भाई साहब कौन? मानव। कौन हो गया? मानव हो गया। तो दूसरे काल की नींव किसने रखी? विडाल डी ब्लांस ने रखी। और संभववाद का मतलब क्या? संभावनाएं खोजना। किसके अंदर खोजना? प्रकृति के अंदर खोजना। खोजेगा कौन? मानव खोजेगा। तीसरा देखते हैं नवनिश्चयवाद या नियतिवाद या आधुनिक काल या आधुनिक काल। एक हमारे बहुत ही शानदार विद्वान आए, बहुत ही जानदार भी कह सकते हो आप उनको। थोड़ा इसको मिटा देता हूं, फिर चलते हैं आगे। विद्वान का नाम है ग्रिफिथ टेलर। कौन से टेलर हैं? ग्रिफिथ टेलर। 1948 में। किसमें? 1948 में इन्होंने एक संकल्पना दी जिसका नाम था जिसका नाम क्या था? नव निश्चयवाद। क्या था? नव निश्चयवाद। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला रुको और जाओ। गो, स्टॉप एंड रन। स्टॉप एंड रन, रुको और जाओ। इन्होंने जो हमारी ट्रैफिक लाइट है उसका एग्जाम्पल दिया। किसका एग्जाम्पल दिया? ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल दिया। ये कहते हैं कि हमारी जो ट्रैफिक लाइट है उसमें कितनी बत्तियां होती है? 3 बत्तियां होती है। एक तो होती है कौन सी? हरी। दूसरी होती है लाल और तीसरी होती है एबर बत्ती। ऑरेंज भी बोलते हो ना आप लोग? ऑरेंज। कितनी बत्तियां बताई? 3 बत्तियां बताई कि हमारी प्रकृति के साथ या हमारी प्रकृति भी हमारे साथ ठीक वैसा ही करती है। कैसा करती है? वैसा ही करती है। देखते हैं जैसे हरी बत्ती। अगर हम लोग हमारी प्रकृति के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो प्रकृति हमारे को सिग्नल देती है कौन सा? रेड कलर का। कौन से कलर का सिग्नल देती है? रेड कलर का। अगर हम प्रकृति के साथ कुछ भी अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमारे को सिग्नल देती है कौन से? लाल कलर का। और एक है हमारी अगरबत्ती। जैसे हम लोगों ने जंगल से लकड़ी काटी, अगर सीमित मात्रा में काटी जब तक हरी, हम लोगों ने अंधाधुंध काटी तो रेड बत्ती हुई। और हमारी पृथ्वी कैसे अब रेड बत्ती हुई तो देखो कैसे संकेत मिले हमारे को। हमारी पृथ्वी का निरंतर तापमान क्या हुआ? बढ़ा। बारिश का होना क्या हो गया? कम हो गया, सूखा पड़ने लग गया। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए था कि हम लोगों को लकड़ी की आवश्यकता थी, मानव को लकड़ी की आवश्यकता थी ना, तो मानव को क्या करना चाहिए था? मानव को करना चाहिए था सूखी जो लकड़ी है उसको काटो। तो उससे प्रकृति हमारे को संकेत देती है अगरबत्ती का। भाई अगरबत्ती पे ये होता है ना, दोनों तरफ देखना, अपनी खुद की जिम्मेदारी पे और आगे बढ़ जाना। हरी होती है जब तो सभी आगे की हो जाते हैं, रेड होती है तो क्या होता है? स्टॉप करना पड़ता है ना, रुकना पड़ता है। अगर कोई नहीं रुकता है तो पुलिस उसका क्या करती है? चालान करती है या उनके बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये जो अगरबत्ती है ये किसका? तैयार होने का संकेत देती है। किसका संकेत देती है? तैयार होने का। तो ये जो नवनिश्चयवाद की संकल्पना थी ये दी किसने? ग्रिफिथ टेलर ने दी। इसका सिद्धांत दिया, उसका क्या नाम है? रुको एवं जाओ। जिसमें इसने किसका एग्जाम्पल दिया? हम लोगों को ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल दिया, जिसमें कितनी बत्तियां बताई? 3 बत्तियां बताई। कितनी बत्तियां बताई? 3 बत्तियां बताई। ओके, इसी के साथ जो हमारा पहला चैप्टर था
वो क्या होता है, खत्म होता है। अब जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, चैप्टर नंबर 2, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।